गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें लास्ट में हमने डिस्कस किया था वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में हमने जैसा कि देखा था कि दो आवेश होने चाहिए समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के और एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होने चाहिए। तो इस प्रकार जो निकाय बनेगा उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अब वैद्युत द्विध्रुव का हम लोग एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। इस पूरे थ्रू आउट लास्ट टॉपिक चल रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैसे कैसे निकलेंगी। तो इसमें दो बहुत सिंपल केस है। एक तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हमने अक्षीय रेखा पढ़ रखी थी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा तथा दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं तथा दोनों मध्य बिंदु से मूल बिंदु से होकर जाने वाली अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये हमारी लास्ट चर्चा हो चुकी थी। अब एक बार फिर से इस पे फोकस करते हैं कि द्विध्रुव है उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक टॉपिक ये बचा हुआ है इसमें। एक वैद्युत द्विध्रुव है उसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और तीसरा इसमें टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो बलाघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये तीन टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो अभी इसमें पहला हम लोग पढ़ना चाहते हैं द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव कौन सा होगा बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं हम लोग। तो इसके लिए आप देखिएगा, पहले तो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट मिस करते हैं वो ये डायग्राम मिस करते हैं। उनको बाद में जैसे टॉपिक में जो ध्यान नहीं रह पाता है वो यही डायग्राम नहीं ध्यान रह पाता है। तो इस डायग्राम को मेरे बनाने के बाद आप एक बार वीडियो पॉज करें और बिना वीडियो को देखे हुए आप एक बार दोबारा से उसको बिना देखे ट्राई करें। अगर आपसे डायग्राम नहीं बनता है तो आप वापस से इस डायग्राम को रिपीट करें और फिर से वीडियो पॉज करके डायग्राम बनाएं। 2-3 बार, जब भी आप एक बार में बना ले बहुत अच्छा है। समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार में बना लेंगे। और लेकिन जब भी आपसे ये वीडियो कंफर्म, जब ये डायग्राम आपको कंफर्म हो जाए तभी इस टॉपिक का डेरिवेशन आप करें तो आपको बहुत आसानी होगी। तो समझने की कोशिश करिए। ये कोई दो आवेश है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को हमने 2a कंसीडर किया है। इनके मध्य बिंदु को मूल बिंदु O से हमने प्रदर्शित किया है। अब इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय स्थिति में सपोज दैट इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं उस बिंदु पर एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रख देते हैं। तो यहां पर एक Q0 आवेश आप सपोज करिए कि आपने रख दिया है। अब सोचिएगा एक बार कि जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो जो दूरी ली जाती है उस बिंदु की, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है वो सदैव मूल बिंदु से ली जाती है। एक बार समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये द्विध्रुव है, अगर इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस बिंदु की जो दूरी होगी वो केंद्र से ये होगी r। मान लीजिए ये द्विध्रुव है, हमने कहा कि इस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो ना तो यहां से ये दूरी कंसीडर करेंगे ना यहां से। तो इसकी दूरी कहां से कंसीडर करेंगे? हमेशा इसके केंद्र बिंदु से। तो ये दूरी लेंगे। तो ऐसे ही अक्षीय स्थिति में इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। सपोज P बिंदु पर, P नहीं मानेंगे यहाँ पे क्योंकि P हम अभी जब डेरिवेशन करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित कर चुके हैं। तो एक नया कोई सिंबल मान लेते हैं। लेट हमने M मान लिया है। तो जो O से M तक की दूरी होगी इसको स्मॉल r से प्रदर्शित कीजिए। क्योंकि हमेशा दूरी लेंगे, ये बात ध्यान रखना है आपको कि दूरी हमेशा केंद्र बिंदु से ली जाएगी। जो द्विध्रुव का केंद्र होगा वहां से दूरी ली जाएगी। अब देखिएगा, जैसे अब
इस आवेश के कारण यहां पर विचार करिए क्या होगा। तो माइनस क्यू आवेश है, ये एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश है, तो माइनस क्यू इसे प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा? तो आंसर है आकर्षित करेगा। माइनस प्लस को आकर्षित करता है, तो आकर्षित करेगा तो इसकी दिशा ये होगी। तो इसको हम नाम देते हैं E1, तो ये E1 वेक्टर हो गया। अच्छा, ये प्लस क्यू आवेश इस क्यू नॉट आवेश को क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित? तो आंसर है प्रतिकर्षित, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षित होगा। और हमने देखा होगा, आपने यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, इस तीर को हमने छोटा दिखाया, इस तीर को बड़ा दिखाया, ये परिमाण को प्रदर्शित किया है तीर की सहायता से। तो कैसे समझिए, जैसे ये आवेश इससे दूर है तो ये कम बल लगा पाएगा, ये आवेश और ये दोनों निकट है तो ये वाला आवेश इस पर ज्यादा बल लगा पाएगा, तो ज्यादा बल लगा पाएगा तो ज्यादा प्रतिकर्षण, तो ज्यादा प्रतिकर्षण को हमने बड़े तीर से दिखाया है, यहाँ पे इसको कम आकर्षण को हमने छोटे तीर से दिखाया है। तो यहाँ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब एक बात आप सोचिए, अब हमने पहले ही वैद्युत द्विध्रुव की एक दिशा निर्धारित की थी, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर हम P से प्रदर्शित करें तो इसकी दिशा ये होगी आपकी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये दिशा है, आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, चाहे यहीं लिख दें, नहीं तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए कहीं अलग बना दीजिए कि इसकी दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो आपको चिन्ह लेने में काफी सहूलियत होगी। अब समझने की कोशिश करिए। तो अब मान लीजिए कि इस आवेश के कारण यहां पर तीव्रता निकालनी है, इस आवेश के कारण यहां पर तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता का फॉर्मूला हमने अभी अलग से याद किया था, आप ध्यान करिएगा कि K इंटू स्रोत आवेश बटे स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो स्रोत आवेश यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है इस बिंदु पर यही तो है, तो इस आवेश से इस आवेश की दूरी, स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसका मतलब हमें ये दूरी चाहिए। तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये दूरी है a और यहां के बाद यहां तक की दूरी है r, तो ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी बेटा, r प्लस a। अच्छा, और कौन सा आवेश है जो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, तो आंसर है प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश के कारण भी इस बिंदु पर आप तीव्रता चेक करिए, तो प्लस क्यू आवेश इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो K इंटू स्रोत आवेश, स्रोत आवेश है ये प्लस क्यू, बटे स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इससे इसकी दूरी आप सोचो, इसको ध्यान दीजिएगा जरा, यहां से यहां तक है टोटल r और ये दूरी है a, तो इस पूरी दूरी में से अगर ये वाली दूरी सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये दूरी आप पा जाएंगे। फिर से देखिएगा, ये पूरी दूरी है r, उसमें से अगर a दूरी घटा दी जाए तो ये बची हुई दूरी जो होगी वही तो इस दोनों आवेशों के मध्य की दूरी होगी। तो ध्यान देना बेटा, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस a। ये डायग्राम एक बार आप अच्छे से देखिए और वीडियो पॉज करिए और एक बार फिर से बनाने की कोशिश करिए। अगर आप डायग्राम क्लियरली बना ले जाते हैं तो इसका मतलब है आप आगे का डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें भाषा, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिनके मध्य की दूरी 2a है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से या वैद्युत द्विध्रुव से कहोगे तो वो केंद्र अपने आप ही समझ लेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना केंद्र बिंदु से m की दूरी r है, तो बिंदु a से m की दूरी r प्लस है तथा बिंदु b से m की दूरी r माइनस है। ये इसके डायग्राम के बारे में आपने भाषा लिख दी। अब इसके बाद देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु m पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता m बिंदु पर। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको हमने E1 नाम दिया है, सदिश रूप में लिख रहे हैं। इसके करने के दोनों तरीके हैं, आप चाहे अदिश रूप में कर सकते हैं या सदिश रूप में।
लेकिन अगर आप वैद्युत क्षेत्र सदिश होता है तो सदिश रूप में करने में आपको सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी। और ये हैबिट में डालिए कि जब कोई सदिश राशि आपको मिल जाए तो उसको सदिश तरीके से करें, जिससे आगे धीरे धीरे आपको बहुत चीजें आसान लगने लगेंगी। और अगर आप अदिश रूप में करेंगे तो आपको थोड़ा सा आगे कॉम्प्लिकेशन लगेगा कि कभी सदिश कर देते हैं सर, कभी अदिश कर देते हैं, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप हमेशा कोशिश ये आदत डालें कि इसको सदिश रूप में करने की आदत डालें। तो पहले तो नियतांक होता है 1/4πε0, नियत हो गया। फिर स्रोत आवेश, तो स्रोत आवेश हमने लिया है -q, तो इसको आप परिमाण के साथ ले लीजिए, बटे स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है का स्क्वायर। अब इसकी दिशा भी लेनी है क्योंकि इधर वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो इधर अभी तक हमने सदिश रूप नहीं लिखा है, तो अब सदिश लिखने के लिए P हम लेते हैं, P की दिशा P कैप एकांक सदिश लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से ये कोई फॉर्मूले का पार्ट तो है नहीं, लेकिन एक से तो गुणा कर सकते हैं ना, तो इसलिए एक से गुणा कर दिया। अब सोचिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है बेटा, इधर E, और P किधर है, इधर, तो इसको चाहो तो माइनस के साथ लिख दो। ओके, अब इसके बाद देख लीजिए, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और दिशा आप चाहो तो इसके साथ दिशा इसकी क्या है बेटा, MA की ओर, MA की ओर। अगर दिशा भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या होगा, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन लिखना चाहते हैं। देखिए E2 वेक्टर फॉर्म में K का मान हो गया 1/4πε0, Q कितना है बेटा, +q, तो परिमाण में +q आपने ले लिया, बटे स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो r-a का स्क्वायर। और फिर अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही है, और जो हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मानी है वो भी उधर ही है, तो दोनों की दिशा समान है, इसलिए इसको P कैप लिख दिया। ओके, तो आप ऐसे चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा सा इस डायग्राम को इरेज करते हैं हम थोड़ा सा स्पेस के लिए। तो E, अच्छा ये अक्षीय स्थिति है, तो अक्षीय चाहे लिख दो चाहे एक्सियल लिख दो इंग्लिश में, तो अक्षीय लिख रहे हैं हम लोग, E अक्षीय नेट। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो सदिश रूप में सीधे जोड़ दीजिए। अब देखिए इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस वाला पहले लिख लीजिए और माइनस वाला बाद में लिख लीजिए। किसी को भी पहले बाद में लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ने घटाने में थोड़ी सहूलियत होती है कि अगर प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखे तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है जोड़ना घटाना। तो पहले प्लस वाला लिख लीजिए। इसमें जो टर्म कॉमन है, चाहो तो आप डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हो, तो 1/4πε0 दोनों में कॉमन है। Q का परिमाण दोनों में धनात्मक है, तो Q आप कॉमन ले सकते हैं। यहां क्या बचा, 1/r-a का स्क्वायर, 1/r-a का स्क्वायर। और अगर ये P कैप भी कॉमन ले लिया जाए, तो P कैप अगर हमने बाहर कॉमन ले लिया है, ये देखिए, तो यहां इसका माइनस इसको मिल जाएगा। P कैप भी कॉमन लिया है तो ये माइनस अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 1/r+a का स्क्वायर हो जाएगा। इतने में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो देखिए। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। 4πε0 एलसीएम ले लीजिए, r-a का स्क्वायर r+a का स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r+a का स्क्वायर माइनस r-a का स्क्वायर इंटू P कैप तो है ही। अब देखिए Q/4πε0, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है फॉर्मूले का, तो आर माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra अपॉन, इसको अगर होल स्क्वायर कर दीजिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनके ऊपर होल स्क्वायर तो नहीं है, और ये p कैप आप लगा दीजिए। अच्छा, जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यहां पे बचा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2ra 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। अब इसके बाद समझने की कोशिश करिए कि जो ये दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a होती है वो बहुत अल्प होती है। 2a मतलब अब आप सोच लीजिए कि जो दो अणु होंगे वो बहुत पास पास होंगे, उनके बीच की दूरी एंगस्ट्रम में होती है, 10 की घात माइनस 10 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो जो ये दूरी है उसकी तुलना में बहुत अधिक हो जाएगी। तो जो ये r है ये मच मच ग्रेटर देन होगा a, तो स्क्वायर तो और बहुत छोटा होगा, तो a स्क्वायर को नियरली इक्वल 0 मान लिया, नगण्य मान लिया। क्यों? अगर r की तुलना में ये बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और बहुत छोटा होगा, तो अगर और बहुत छोटा होगा तो स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं। तो अब इसके बाद का स्टेप देखिए, ई अक्षीय देखिए Q इंटू 4ra अपॉन, तो ये 0 कर दीजिए नियरली इक्वल्स, तो ये r स्क्वायर का होल स्क्वायर तो r की पावर 4 और p कैप। ओके, इसके बाद देखिए क्या होगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यहां क्यूब बचेगा, तो देखिए 2 को अलग कर लीजिए। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह रहा है यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, और इंटू 2a लिख दीजिए इंटू 2। इसका फायदा क्या होगा, Q इंटू 2a, 4a को हमने 2a इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो Q इंटू 2a को P लिख सकते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से P बराबर 2a हमने प्रूव किया है, P बराबर Q इंटू 2a, सॉरी, तो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a को हमने P लिख दिया, अदिश रूप में यहां है तो अदिश रूप में लिख दिया। अच्छा, इस P कैप को साथ में लेके चलिए, तो इसको हमने लिखा, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम नियतांक के मान सकते हैं, तो वो के लिख दिया, के Q इंटू 2a की जगह पे P लिख दिया, और अपॉन में r क्यूब तो ही है, अपॉन में r क्यूब लिख दिया, लेकिन अभी ये यहां पे 2 और बच रहा है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको यहां देख लीजिए, फॉर्मूला लगभग आ चुका है, इस 2 को आगे कर दीजिए, तो ये आ गया फॉर्मूला आपका 2kp अपॉन आर क्यूब, और p कैप, p इंटू पी कैप को हम लिख सकते हैं p वेक्टर, तो ई अक्षीय 2kp अपॉन आर क्यूब, ये p इंटू पी कैप को हमने p वेक्टर लिख दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, p इंटू पी कैप को p वेक्टर लिखा कैसे है उसको हम बताते हैं, पहले इस डेरिवेशन को आप थ्रो आउट एक बार फेयर में देख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम इस स्टेप को समझाते हैं। देखिए, अगर p कैप एकांक सदिश है तो दिया गया सदिश बटे सदिश का परिमाण, परिमाण का मतलब होता है कि इसका मान यहां पे सदिश रूप में नहीं है, तो p का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p कैप इक्वल्स p वेक्टर अपॉन p, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p वेक्टर इक्वल्स p इंटू पी कैप होगा ना, तो p इंटू पी कैप की जगह पे, p इंटू पी कैप की जगह पे हमने p वेक्टर लिख दिया, तो अक्षीय स्थिति का हमको सूत्र मिल गया।
तो ई अक्षीय हमारा क्या प्राप्त हुआ बेटा, देखिएगा ई अक्षीय हमारा प्राप्त हुआ 2kp/r³ सदिश रूप में। ओके, अब इसके बाद का टॉपिक देखते हैं, अगर ये डेरिवेशन में कोई डाउट ना हो तो। अब हम लोग बढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने है, तो इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा निरक्षीय स्थिति में, तो पहले वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया हमने, -q + q, इसका मूल बिंदु O, ये दूरी A है, ये दूरी A है, तभी इनके बीच की दूरी 2a होगी। ये AB हमने कुछ मान लिया। निरक्षीय स्थिति मतलब ये निरक्षीय रेखा हो गई। मान लीजिए इस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, कोई बिंदु M है, तो अब इन आवेशों को यहां से यहां मिला दीजिए। अच्छा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहां मूल बिंदु से यहां तक की दूरी को हम बार बार कहते हैं क्या मान लेंगे, r। अब ये देखिएगा यहां पर एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश Q0 आपने रख दिया है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित का मतलब ये सीधी रेखा में उसी रेखा के अनुदिश धक्का मार देंगे, तो ये इन्होंने प्रतिकर्षित कर दिया। माइनस इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित, तो ये इसने अपनी ओर खींच लिया, तो इसका नाम लेट हमने E1 रख दिया, इसका नाम हमने E2 रख दिया। ये किसी कोण थीटा पर है आवेशों से। ओके, अब सोचिएगा कि जब ये सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ये ना तो x अक्ष में है ना y अक्ष में है, इसी प्रकार ना तो ये x अक्ष में है ना ये y अक्ष में है, तो सदिशों को जोड़ने घटाने के लिए वो सदिश रूप का प्रयोग करते हैं। तो ये x अक्ष में होते तो सीधे जोड़ घटा देते, या फिर y अक्ष में होते तो सीधे जोड़ घटा देते। जैसा कि हमने पीछे वाले डेरिवेशन में देखा, x अक्ष के अनुदिश दोनों वैद्युत बल थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं थी, तो उनको हमने सीधे जोड़ दिया था। परंतु यहां ये सदिश रूप में है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ये x अक्ष के अनुदिश या y अक्ष के अनुदिश न होकर किसी अन्य दिशा में है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने 11th में खूब ढेर सारी बातें की हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम सदैव घटक वियोजन करते हैं। तो अब घटक वियोजन के लिए हमेशा हमें दो अक्ष चाहिए, एक x अक्ष और एक y अक्ष। तो पहले हमने ये डॉटेड लाइन से x अक्ष और y अक्ष का ये निर्माण कर दिया। चलिए कंप्लीट लाइन से हार्ड लाइन से बना देते हैं। E1 का घटक E2 का घटक वियोजन करना है, तो पहले कोण देख लीजिए, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा एकांतर कोण से, और ये थीटा है तो ये थीटा होगा संगत कोण से। तो E2 का घटक वियोजन कीजिए, जिससे थीटा बनता है वो cos थीटा, तो E2 cos थीटा, और इससे ऊर्ध्वाधर क्या होगा, E2 sin थीटा। इसी तरह से E1 का घटक वियोजन कीजिए, तो इसके अनुदिश क्या होगा, E1 cos थीटा, और इसके अनुदिश क्या होगा, E1 sin थीटा। अब आप देखिएगा ये डायग्राम हो गया कंप्लीट। फिर से वही काम, वीडियो पॉज करिए, डायग्राम को थोड़ा सा एक काम और करके उसके बाद करते हैं। ये वाली दूरी हमें आवेशों से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, ये फॉर्मूला है। तो आवेश से उस बिंदु की दूरी, ये वाली दूरी चाहिए। तो एक त्रिभुज देखने की कोशिश करें। ये अगर थीटा है तो थीटा से जो कोण बना वो आधार, ये लंब और ये खंड ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर हम लोग ज्ञात करना चाहें AM, तो AM का स्क्वायर इक्वल्स होगा AO का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर को हमने ऐसे रहने दिया है, AO ये है A का स्क्वायर प्लस OM, OM का मतलब R, तो ये R का स्क्वायर, तो AM की वैल्यू हो गई √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिल गई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी तरह से
am की वैल्यू mb के बराबर इक्वल है, mb के इक्वल है, तो ये भी हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हुआ कंप्लीट डायग्राम। अब वीडियो पॉज करें और इस डायग्राम को अपने मन से बनाने की कोशिश करें। ओके, अब इसके बाद देखते हैं क्या है। अब ये माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता और प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता, आवेश का परिमाण बराबर है के इंटू स्रोत आवेश में। अगर हम चिन्ह पी वेक्टर का ले रहे हैं, जैसे ये अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो ये होगी, तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुसार ले रहे हैं तो आवेशों को अदिश रूप में रखना पड़ता है, क्योंकि आवेश अदिश राशि है, चिन्ह सहित नहीं रख रहे हैं। तो जब आवेशों को चिन्ह सहित नहीं रख रहे हैं तो आवेश का परिमाण जितना ये है उतना ये है, और अगर दोनों आवेशों से दूरियां बराबर हैं तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बराबर होगा, मान बराबर नहीं होगा क्योंकि दिशा अलग अलग है, परंतु इनका परिमाण बराबर होगा। तो हम यहां कह सकते हैं चित्र से E1 वेक्टर का परिमाण इक्वल्स E2 वेक्टर का परिमाण इक्वल्स E वेक्टर माना, हमने मान लिया है ऐसा। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा यहां देखते हैं E1 वेक्टर या E2 वेक्टर में से कोई एक वेक्टर निकालते हैं, तो उसे हम E वेक्टर कह रहे हैं। K इंटू स्रोत आवेश, चाहे प्लस क्यू ले लो माइनस क्यू, स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, चाहे ये स्रोत आवेश ले लो तो स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। K की वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो 1/4πε0। स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब यहां पे अगर आप देखें तो वैद्युत, अगर हम इसे परिमाण के साथ लेना चाहें तो वो दिशा के साथ लेना चाहें, क्योंकि ये सदिश रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसकी दिशा ये है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो इसके साथ माइनस पी कैप आपको लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखिएगा E1 की वैल्यू भी यही है, E2 की वैल्यू भी यही है, E1 वेक्टर की वैल्यू भी यही है, E2 वेक्टर की वैल्यू भी यही है, जिसे हमने E मान के किया है। तो अब देखिएगा E नेट आपको देखने के लिए यहां पे एक थोड़ी सी भाषा, पहले भाषा समझ लीजिए इसकी क्या है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रख देते हैं। माना बिंदु Q माइनस Q से M पर आकर्षण बल लग रहा है जिसके कारण तीव्रता है E1, और प्लस Q से M पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है जिसके कारण तीव्रता E2 है। अब घटक वियोजन करने के उपरांत E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, देखिए E1 cos थीटा भी इधर ही है और E2 cos थीटा भी इधर ही है, तो E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा परिमाण में और दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं, परंतु E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 जितना है E2 जितना है उतना ही E1 है, तो E2 और E1 बराबर हो गए, तो E sin थीटा E sin थीटा ऊपर नीचे हो गए। तो ऐसे कह सकते हैं परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि सदिश राशि है। मान लीजिए एक आदमी इधर मुझे खींच रहा है, एक आदमी इधर मुझे खींच रहा है, दोनों बराबर बल से खींच रहे हैं, तो मेरे ऊपर नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। तो इसी तरह से ये नेट कैंसिल हो जाएगा और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जुड़ जाएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं बिंदु M पर परिणामी तीव्रता E अक्षीय था अभी तक, हम लोग अब निरक्षीय में कर रहे हैं, तो E निरक्षीय इक्वल्स E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और उसके साथ अगर हम बात करें तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस पी कैप, अगर हम सदिश रूप में लिख रहे हैं तो। अब इसके बाद देखिए E1 और E2 की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, अगर cos थीटा इस चित्र से और फाइंड कर ले तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। तो यहां से चित्र से देखिए cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है A और कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
तो अब यहां पे वैल्यू रखते हैं E1 E2 को E लिख सकते हैं, तो 2E cos थीटा माइनस पी कैप। ये ऐसा कैसे, चूंकि E1 इक्वल्स E2 इक्वल्स E मान परिमाण में है ये बराबर। अब 2 इंटू ई की वैल्यू आप बोलिए कितनी आपने कैलकुलेट करी थी, 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू अपॉन परिमाण को हमने हटा दिया। अच्छा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अभी हमने सिर्फ ई की वैल्यू रखी है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। माइनस पी कैप अगर आप चाहें तो वहां वाला है यहां वाला एक ही रखेंगे, क्योंकि दोनों की दिशा नहीं लिखनी है। अच्छा, ये परिमाण में लिख रहे हैं अभी हम लोग, तो परिमाण के कारण हमको यहाँ पे माइनस पी कैप नहीं लिखना है, परिमाण लिखा है। तो परिमाण हमने 2 इंटू ई का परिमाण हमने लिख दिया। अब अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं पावर में। इतने में कोई डाउट? फिर हमने यहां लिखा माइनस पी कैप। अच्छा, इसको देखिए ऊपर q इंटू 2a लिख दिया, 4πε0 तो है ही है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर 3/2 लिख दिया, और ये माइनस पी कैप रहने दीजिए। q इंटू 2a को फिर से वही p लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p। 1/4πε0 को हम लोग लिख सकते हैं k, 1/4πε0 को हमने लिखा है k, और p इक्वल्स लिखा है q इंटू 2a। तो ये दो पॉइंट हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है। नीचे बचा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 माइनस पी कैप। अगर अभी तक कोई डाउट हो तो बताएं आप। इसके बाद आप देखें कि वही बात फिर से, a बहुत कम है उसकी तुलना में r बहुत अधिक है। r देखिए बहुत दूर होगा, और a दोनों आवेशों के मध्य की दूरी होगी तो बहुत अल्प होगी। तो फिर से वही r इज मच 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 ग्रेटर देन a, तो स्क्वायर जो है r स्क्वायर तो बहुत छोटा, और r स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर को नियरली इक्वल 0 मान लिया। तो इसको नियरली इक्वल 0 रख दो, तो E निरक्षीय क्या हो जाएगा, KP अपॉन, ये 0 रखो इसकी जगह, तो R स्क्वायर है उसके पावर में 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस पी कैप तो यहां रहने दीजिए। ये डेरिवेशन का लगभग पार्ट समाप्त हो गया, एक लाइन और लिखनी बाकी है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद ये डायग्राम हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां से हमको स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद देखिए क्या है, E निरक्षीय इक्वल्स हो गया, अगर हम परिमाण में लिखते हैं तो चिन्ह छोड़ देंगे, तो E निरक्षीय हो जाएगा KP अपॉन R क्यूब। अच्छा, यहां ध्यान देने योग्य बात है, नोट आप देख लीजिए, E निरक्षीय, E अक्षीय जो हमने फॉर्मूला अभी भी डिराइव किया है, वो डिराइव किया है 2kp अपॉन आर क्यूब। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू kp अपॉन आर क्यूब को E निरक्षीय लिख सकते हैं, E अक्षीय। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। फिर से देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुनी होती है। अच्छा, यहां एक बात आपने विशेष गौर की होगी कि एक फॉर्मूले में जो आ रहा है वो E व्युत्क्रमानुपाती R क्यूब आ रहा है, स्पेस जो आ रहा है फॉर्मूला वो E व्युत्क्रमानुपाती R क्यूब, चाहे अक्षीय हो चाहे निरक्षीय हो,
तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्यान दीजिएगा यहां इंपॉर्टेंट बात है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उनके मध्य की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने जो भी पढ़ा था उसमें स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती थी, यहाँ पे घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये डिफरेंस है द्विध्रुव के कारण तीव्रता और किसी एक सिंगल आवेश के कारण। सिंगल आवेश के कारण अगर तीव्रता आपने देखी थी तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी, लेकिन अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण आप तीव्रता देख रहे हैं तो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये इसका दूसरा डेरिवेशन हो गया है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। ओके, अच्छा एक बात और यहां पर, जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है निरक्षीय स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता इधर ही तो आई है, E1 cos थीटा भी इधर ही है और E2 cos थीटा भी इधर ही है, तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो नेट तीव्रता भी तो इसी दिशा में आएगी। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखिए उधर है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अक्षीय स्थिति में यही आपने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी यही थी और परिणामी तीव्रता भी यही थी, क्योंकि ये वाला तीर बड़ा था, ये वाला तीर छोटा था, तो ये तीर बड़ा है तो परिणामी इसमें से घट के इस वाले तीर में से जब ये घटेगा तो नेट किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो इस हिसाब से हमने अगर बात की है तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों समान होती है, परंतु निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों विपरीत होती है। तो यहां ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये भी नोट में आप लिख सकते हैं। अब इसमें तीसरा और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न बलाघूर्ण बलाघूर्ण। तो अब यहां पे अगर हम लोग देखना चाहें तो जैसे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र से किसी थीटा कोण पर रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के साथ इस वैद्युत द्विध्रुव ने यहां प्लस Q ले लीजिए और यहां पे माइनस Q ले लीजिए। ये बिंदु नीचे वाला A मान लें और ऊपर वाला B मान लीजिए। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। अब इस पर बल भी देखना चाहते हैं और बलाघूर्ण भी देखना चाहते हैं। तो अब आप समझने की कोशिश करें पहले कि वैद्युत क्षेत्र होता कैसे है। तो अगर आप एक प्लेट माने, यहां पे प्लस पॉजिटिव प्लेट और यहां पे निगेटिव प्लेट, तो ये होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने बार बार ये प्लेट ना बना के सिर्फ ये तीरें बना दी है, तो इससे आप समझिए ये प्लस से माइनस की ओर होती है। तो हमेशा दिमाग में बिठाइए कि वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अब यहां पे एक बात ध्यान देना है, जैसे इस प्लेट के बीच में प्लस Q आवेश रखो तो आवेश किधर भागेगा, माइनस की ओर। तो इसका मतलब प्लस Q वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। पहले तो समझ लिया कि प्लस माइनस में आकर्षण होगा तो प्लस Q इधर जाएगा, फिर इसके बाद याद कर लेते हैं इसको कि प्लस Q वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होता है। अच्छा, अगर यहां माइनस Q आवेश रख दीजिए तो ये माइनस प्लस प्लेट की ओर भागेगा तो इधर जाएगा। तो ये हम आज के बाद ध्यान रखेंगे कि माइनस Q आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है और प्लस Q आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। गति करने का मतलब उस पर बल लगता है।
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल किस पर लगता है बेटा? प्लस क्यू आवेश पर, और माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो अब इसके बाद हम लोग यहां पर इस पर बल देखें, इस बिंदु पर, तो इस पर बल इधर लग रहा होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो उसे हमने कहा F1। पहले चैप्टर में पढ़ा है आपने, दूसरे चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E इक्वल्स F अपॉन Q। तो F इक्वल्स क्या होगा बेटा? Q इंटू E। अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो ये लिख देंगे। इसी तरह से इस माइनस क्यू आवेश पर किधर बल लग रहा होगा? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इस दिशा में बल लग रहा होगा, तो F2 लगेगा, तो माइनस क्यू इंटू ई, ये लगा आपका। अब उसके बाद ये दोनों बल बराबर है। कैसे पता? क्योंकि परिमाण बराबर है दोनों का। परिमाण बराबर है तो विपरीत दिशा है, तो ये दोनों बल बराबर होंगे। तो अब देखिए, जब दो बल बराबर हो और विपरीत दिशा में हो, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर और इधर, तो F नेट निकालते हैं यहां पे। F नेट इक्वल्स होगा F1 प्लस F2। F1 कितना है बेटा? QE प्लस माइनस Q इंटू E, तो ये हो गया QE माइनस QE, तो नेट हुआ 0। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर F नेट किसी भी निकाय पर लगने वाला परिणामी बल 0 है, तो इसका मतलब है निकाय स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। स्थानांतरीय गति का मतलब जितना इधर लग रहा है इतना इधर, तो ये अब ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ओके, लेकिन बल बराबर है और विपरीत दिशा में है। तो एक स्थिति और हो सकती है, अगर दोनों की क्रिया रेखा समान ना हो। क्रिया रेखा का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मेरे चेस्ट पे फोर्स लगाया और बैक से फोर्स लगाया, और दोनों आमने सामने लगा दिया, तो उसकी इस वाले की अगर लाइन आगे बढ़ा ले और बैक से अगर लाइन आगे बढ़ा ले, तो वो दोनों एक लाइन है, तो उसकी क्रिया रेखा ये हो गई समान। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि यहां से एक बल लगाइए और इस कंधे पे इधर लगाइए। इस बल की क्रिया रेखा तो ये हो गई, इस बल की क्रिया रेखा ये हो गई। तो बल बराबर लगा सकते हैं। 5 न्यूटन इधर से लगाइए, 5 न्यूटन इधर से, तो बल बराबर है, परंतु उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न है। तो ये स्थानांतरीय गति तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसे घूम जाएंगे, घूर्णन गति करेगा। तो जब किसी निकाय पर बल बराबर और विपरीत दिशा में हो, तो इसका मतलब वो स्थानांतरीय गति तो 100% नहीं करेगा। अब अगर स्थानांतरीय गति नहीं करता है, तो दूसरा विचार उस पर सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों जो बल है बराबर है, विपरीत दिशा में है, परंतु उसकी क्रिया रेखाएं समान है या नहीं है, ये चेक करिए। अगर क्रिया रेखा समान आती है, जैसे इसको हमने ऐसे दबाया ऐसे दबाया, तो अब इसकी क्रिया रेखा समान है, इसी एक ही लाइन के अनुदिश है, तो क्रिया रेखा समान है, तो इसमें घूर्णन गति भी नहीं होगी। लेकिन अगर हमने देखिए इसको इधर दबाया और इसको इधर, बल बराबर लगा रहे हैं, इधर से जितना लगाएंगे उधर से इतना लगाएंगे, बराबर है, विपरीत दिशा में है, परंतु इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है, तो ये हमेशा बलयुग्म का निर्माण करेंगे। जैसे आप ढक्कन खोलने के लिए बलयुग्म लगाते हैं, कभी भी ढक्कन पे आमने सामने ऐसे दबा के देखिए, ढक्कन खुल सकता है क्या? तो स्थानांतरीय गति नहीं होगी। तो अगर बल बराबर है और विपरीत दिशा में है, तो उनमें घूर्णन गति संभव है, मतलब एक बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तो बलाघूर्ण के लिए हम देखना चाहते हैं कि क्या यहां पर बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे, तो जरूर उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इसको, इस बल को देखना, इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस वाले बल की क्रिया रेखा ये, तो बल बराबर है, विपरीत दिशा में है और दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न है, तो ये बल युग्म का निर्माण करेंगे। तो बल युग्म का निर्माण करेंगे अर्थात बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तो फिर से देखिएगा इस डेरिवेशन में, माना, अब पहले भाषा, माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E है, जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है। बिंदु B पर F1 बल QE और बिंदु A पर F2 बल माइनस QE लगता है। अब नेट बल निकालते हैं F नेट, तो F नेट 0 आया। F नेट 0 आना यह प्रदर्शित करता है कि इनमें स्थानांतरीय गति नहीं होगी। अब स्थानांतरीय गति नहीं होगी, तो ये अगर दो बल बराबर और विपरीत दिशा में है,
उनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न है तो उसमें घूर्णन गति उत्पन्न होगी। तो अब यहां पर हम निकालते हैं बलाघूर्ण। बलयुग्म उत्पन्न करेंगे। तो बलाघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, बलाघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो बलाघूर्ण बराबर होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण। तो किसी एक बल का परिमाण, परिमाण और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। जैसे एक की क्रिया रेखा ये है, एक की क्रिया रेखा ये है, तो देखिए अगर ये कैप यहां है, ये कैप यहां है, तो लंबवत दूरी किसी एक लाइन से दूसरी लाइन पर लंब डाल दीजिए। तो लंब डालेंगे तो ये होगा। तो मान लीजिए ये हाथ है, ये हाथ है, एक हाथ से हमने यहां दबाया, एक हाथ से यहां, तो इसकी क्रिया रेखा को यहां बढ़ाइए आगे और इसकी क्रिया रेखा को लंब डाल दीजिए, चाहे इस लाइन से इस पे लंब डाल दीजिए। वो हो गया इनके बीच की लंबवत दूरी। तो ये ऊर्ध्वाधर दूरी लंबवत दूरी हो गई। तो यहां पर अपन को चाहिए ये लंबवत दूरी। तो इस लंबवत दूरी के लिए एक त्रिभुज यहां पे आपको दिखा होगा, त्रिभुज ABM से ये लंबवत दूरी चाहिए अपन को। क्यों? किसी एक बल का परिमाण तथा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो किसी एक बल का परिमाण चाहे प्लस QE चाहे माइनस QE ले लीजिए, ये ले लिया आपने, ठीक। अब अपन को चाहिए ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी त्रिभुज से देखिए, ये दूरी अपन को पता है कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को 2a हम लेते हैं। तो यहां कर्ण पता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण और लंब में क्या संबंध है? तो आंसर है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है BM, कर्ण है 2a, तो BM इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2a साइन थीटा। तो ये बेटा लंबवत दूरी मिल गई दोनों बलों की। एक बल ये है, एक बल ये है, इसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी मिल गई। तो क्रिया रेखा से लंबवत दूरी हो गई बेटा 2a साइन थीटा। फिर से वही, ये परिमाण में लिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो E इंटू Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a इंटू साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं Q इंटू 2a को हम लिख सकते हैं P, और E तो है ही है साइन थीटा। तो अपना बलाघूर्ण का फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा। ये तो आया अदिश रूप में, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा आप सदिश रूप में देख लीजिए। इसको पूरा इरेज करेंगे, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो हमने अभी भी डिराइव किया टॉ इक्वल्स PE साइन थीटा। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो टॉ इक्वल्स लिख सकते हैं P क्रॉस E। जैसे आपने 11th में कई बार पढ़ा होगा, A क्रॉस B इक्वल्स होता है A का परिमाण B का परिमाण इंटू साइन थीटा, या कह लो AB साइन थीटा। तो यहां PE साइन थीटा है, तो उसको हम P क्रॉस E लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें
विभिन्न स्थितियां देख लीजिए। स्थिति फर्स्ट, जब थीटा इक्वल 0 डिग्री हो। थीटा इक्वल 0 का डिग्री का मतलब ये देखिए, आपने अभी अभी आपने जब ये बनाया था वैद्युत द्विध्रुव, तो ऐसे बनाया था, तो थीटा 0 का मतलब ये वाला घूम के इधर आ जाए। अब प्लस क्यूई माइनस क्यूई, इधर 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 प्लस क्यूई, इधर माइनस क्यूई, तो ये नेट किधर गति करेगा? आंसर है किधर भी नहीं। तो इसका मतलब ये स्थायी संतुलन में है, तो ये आंसर से भी आना चाहिए स्थायी संतुलन। तो इस वाले फॉर्मूले में रखिए, टॉ इक्वल्स आया पीई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू आप जानते हैं 0। साइन 0 इक्वल्स क्या होता है बेटा? 0। तो टॉ इक्वल्स क्या आ गया? 0। तो यह आंसर क्या आया बेटा? स्थायी संतुलन की स्थिति। ये क्या प्राप्त हुआ बेटा? स्थायी संतुलन। इसी से एक स्थिति सेकंड देखते हैं। जब थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। अब आप 180 का मतलब देखिए, ये थीटा माना था, इसको घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए, इधर ले आइए। अब ये प्लस वाला इधर आ गया, देखिए, तो प्लस पर इधर बल लग रहा है, माइनस पर इधर। अगर ये ऐसे दोनों दबा रहे एक दूसरे को, अगर जरा सा हिले तो ये पूरा यहीं आके रुकेगा, ये बीच में रुकेगा नहीं, तो इसीलिए इसको अस्थायी संतुलन कह सकते हैं। तो ये प्रूव भी होना चाहिए। तो टॉ इक्वल्स आया पीई साइन 180। तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आ गया, तो टॉ इक्वल्स फिर से 0 आ गया। ये भी, ये कौन सी स्थिति है बेटा? अस्थायी संतुलन। और इसका लास्ट केस एक बनता है स्थिति थर्ड, जब थीटा 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का मतलब ये देखिए, ऐसी स्थिति, तो जो बल लगेगा और उनके बीच की ये दूरी अधिकतम हो जाएगी। तो ये अगर बल, हमने बलाघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा है, बल गुणा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, अगर ये लंबवत दूरी अधिकतम हो गई तो लगने वाला बलाघूर्ण भी तो अधिकतम हो जाएगा, तो अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति आएगी। तो टॉ इक्वल्स आया पीई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। तो साइन 90 की वैल्यू आया 1, तो टॉ इक्वल्स आया पीई, ये मैक्सिमम है, अधिकतम बलाघूर्ण। तो ये क्या है बेटा? अधिकतम बलाघूर्ण। अच्छा, यहां पे एक थोड़ा सा इस बात से आप P क्रॉस E से आप बलाघूर्ण की दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि मान लीजिए P की दिशा में चारों उंगलियां ले जाए, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर था P, तो P की दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी। चित्र से ध्यान दीजिएगा। तो अगर चारों उंगलियों को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वो प्रथम सदिश की दिशा में ले जाएं तथा द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़ें, तो अंगूठा परिणामी को प्रदर्शित करेगा। तो बलाघूर्ण की दिशा आपको मिल जाएगी अंदर की ओर। ये किधर की ओर है बेटा? अंदर की ओर। तो इससे आप बलाघूर्ण की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं इस कागज में। ओके, तो ये इसका कंप्लीट डेरिवेशन हुआ, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद आप जो कल का डिस्कशन है हम लोगों का, वो आप ध्यान दीजिएगा। अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, बहुचयनात्मक, और अगर उसके बाद समय बचता है तो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप बहुचयनात्मक सारे ट्राई कर लीजिएगा, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक भी ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे आगे। थैंक यू।